तो आज हम आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से हमारे देश में लिया गया है। दरअसल आयरलैंड के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया था। इसको देखते हुए भी हमारे देश में के संविधान में भी इसको ले लिया गया। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसका वर्णन हमारे संविधान में भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक का वर्णन किया गया है। दरअसल इसका उद्देश्य क्या था, तो देखिए उद्देश्य बोर्ड पर इसको देख रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है, मूल है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का दो मुख्य उद्देश्य है। पहला, राज्य के लोक कल्याणकारी नीतियों के वर्णन करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि जो लोगों के कल्याण करता हो। दूसरा है आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि पूरा जो लोकतंत्र है वह आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से समान हो, बराबर हो। देखिए, अनुच्छेद इसका वर्णन किया है 36 से 51 तक। अनुच्छेद जो 36 है कह रहा राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा किया गया है और बताया गया है कि राज्य अपने देश में नीति निर्देशक तत्व को कैसे लागू करेगा। 37 में कहा गया है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नियम नहीं है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर नहीं किया जा सकता है इसके खिलाफ। इसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है, ठीक ना। जो राष्ट्र है या राज्य है स्वतः अपने आप यह लागू करेगा, कोई इस पर दबाव नहीं डालेगा, जबरदस्ती नहीं, अपने मन से ये लागू कर सकता है। 38 कह रहा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है। आप लोगों को प्रस्तावना में भी बताया था कि 3 प्रकार के संविधान में हमारा न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो अनुच्छेद 38 में भी है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 39 कहता है संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य और समान वेतन। संसाधनों का उचित वितरण का अर्थ होता है कि किसी के पास बहुत मात्रा में कोई भी संसाधन हो जाएगा तो मनमानी करेगा, ठीक ना। इसीलिए समान रूप से संसाधनों का वितरण हो, समान कार्य के समान वेतन मिले। यानी कि अगर वही काम पुरुष कर रहा है, अगर वही कार्य महिला करे तो उसको भी वही वेतन मिलना चाहिए जो पुरुष को मिलता था। अनुच्छेद 39 के तहत ही हमारे फिलहाल बिहार के शिक्षक जो है इसी के खिलाफ लड़ रहे हैं कि समान कार्य समान वेतन, इसका उल्लेख किया गया है 39 में, ठीक ना। अब देखिए अनुच्छेद 39 को समान अवसर के आधार पर न्याय देना, यानी कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना। SC ST लोगों को इसी आधार पर आरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 39 को, ये अनुच्छेद 39 का हमारे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 39 को जोड़ा गया। अब अनुच्छेद 40 देखते हैं, पंचायत यानी ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में और इसको लागू किया गया था 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 ईस्वी में अनिवार्य रूप से। आपको बताया था कि इसका अनुसूची में उल्लेख करेंगे तो अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है, ठीक ना। लेकिन अगर अनुच्छेद करें तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। इसको कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। अनुच्छेद 41 में कुछ दशा में काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कह रहा है कि कुछ दशा में काम करने का अधिकार, यानी कि जब देश में कोई अकाल भी अगर पड़ जाए, जैसे कोरोना भी फिलहाल पड़ा था ये आपदा, तो किसी भी परिस्थिति में काम करने का जो है अवसर, अधिकार हमारे पास मिलना चाहिए। ये मानिए कि ये सरकार मुहैया कराएगी आम जनता को। और अनुच्छेद 42 में अगर आप काम पा लेते हैं तो कार्य जो होना चाहिए वह न्याय संगत होना चाहिए। देखिए अनुच्छेद 41 के तहत हम काम पाए, लेकिन अगर वही काम अगर कार्य जो पाए वो न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय दशा होना चाहिए, यानी कि जानवरों की तरह बिहेव वाला काम नहीं होना चाहिए, मानवीय कार्य होना चाहिए। अनुच्छेद 43 का रहा निर्वाह मजदूरी, यानी कि कुटीर उद्योग। ध्यान दीजिए, जो कार्य पा लिए वो न्याय संगत हो और मानवीय दशा हो। लेकिन अनुच्छेद 43 में कह रहा कि निर्वाह मजदूरी, यानी कि उचित मजदूरी मिले ताकि आपका जीवन निर्वाह हो सके। और
इसी का उल्लेख किया गया कुटीर उद्योग। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग का वर्णन किया गया है। कुटीर उद्योग को हम लोग बोलते हैं गृह उद्योग भी, जैसे कपड़े बुनना, घर पर सिलाई करना या चटाइये बुनना, जिनके जितना सब छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं घर पर, वही कुटीर उद्योग कहा जाता है। कुटीर उद्योग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 44 का समान नागरिक संहिता, इसको याद करेंगे 4 मैंने बराबर बराबर, यानी कि समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों को बराबर समान रूप से देखा जाना चाहिए, नागरिक संहिता, यही अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 जो है महत्वपूर्ण है, इसमें कहा गया है समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 45 में वर्णन किया गया है कि राज्य जो है 6 वर्ष के कम बच्चों को अनिवार्य रूप से और फ्री में शुल्क यानी निःशुल्क माने फ्री में उसको शिक्षा देगा अनिवार्य रूप से। यह अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। ये पहले नहीं था मूल संविधान में, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। अब देखते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में कहा SC ST शिक्षा, आर्थिक हित, सामाजिक न्याय, यानी कि आर्थिक अनुच्छेद 46 में ही कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लोगों को शिक्षा का व्यवस्था, आर्थिक रूप से उनको व्यवस्था, उनके हितों का ख्याल रखना और सामाजिक न्याय करेगा राज्य। यह अनुच्छेद 46 में कहा गया है। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य अपने क्षेत्र में मद्य निषेध, यानी कि मद्य का मतलब होता है शराब वाला, जितने भी नशीले शराब वगैरह जितने भी नशीले पदार्थ है उसको वो प्रतिबंध कर सकता है, लेकिन आपको पहले भी बता दें कि वह बाध्य नहीं होगा प्रतिबंध करने के लिए, ठीक ना। अपने मन से अगर चाहे तो वह प्रतिबंधित कर सकता है और तो नहीं कर सकता है, क्योंकि शुरू में ही बताया कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, माने न्यायालय में इसको अपील नहीं किया जा सकता है, इसके खिलाफ याचिका दायर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर मन से जैसे नीतीश कुमार ने मद्य निषेध कर दिए हैं, ये राज्य अपने मन बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 47 में कहा है कि राज्य मद्य निषेध करेगा। पोषाहार मतलब पोषक तत्वों के आहार दिया जाएगा बच्चों को, वहां के जनता को, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। अनुच्छेद 47 में कहा गया है। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि कृषि, पशुपालन और दुधारू पशुओं का माने इस सभी लोगों को व्यापक रूप से जागरूक करेगा राज्य। पहला कृषि के लिए जागरूक करेगा यहाँ के जनता के लिए, पशुपालन के लिए भी और दुधारू पशुओं को पालने के लिए भी। अनुच्छेद 48 को कह रहा पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण कौन करेगा? राज्य करेगा। अनुच्छेद 48 क के तहत कहा गया है, और ये पहले मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अब अनुच्छेद 49 देखते हैं, राष्ट्रीय महत्व स्मारक संरक्षण, बचाव स्थान का संरक्षण। यानी कि अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य अपने यहाँ स्थापित राष्ट्रीय ऐतिहासिक विरासत स्थलों को संरक्षित करेगी, उसका बचाव करेगी, उस स्थान का संरक्षण करेगी। अनुच्छेद 50 कह रहा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। इसका अर्थ ये समझिए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग रहेगी। अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों में दोस्ती हो जाती है, साठ-गांठ हो जाता है, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाता है, ठीक ना। इसीलिए अनुच्छेद 50 में इस चीज का उल्लेख कर दिया गया है कि कार्यपालिका अपना अलग कार्य करेगी, न्यायपालिका अपना अलग कार्य करेगी, और दोनों का जो रहेगा शक्तियों का पृथक्करण रहेगा, दोनों में कभी साठ-गांठ नहीं होगा। अब अनुच्छेद 51 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। यानी कि अगर राज्य अपने अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा की वृद्धि भी कर सकती है, ठीक ना। अनुच्छेद 49-51 में यही कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक ना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा